अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं तारिक अख्तर और आज केमिस्ट्री के और टॉपिक के साथ आए हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़ों में होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो भी क्वांटम नंबर ही है, यानी हम क्वांटम नंबर को मज़ीद स्टडी करेंगे। जैसा कि अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी केमिस्ट्री क्लास की, तो उसमें हमने क्वांटम नंबर स्टार्ट किया था और उस क्वांटम नंबर ने हमने दो क्वांटम नंबर पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक हमने क्या पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और दूसरा पढ़ा था हमने एजीम्यूटल क्वांटम नंबर। एजीम्यूटल क्वांटम नंबर पूरे तफसील के साथ हमने दोनों क्वांटम नंबर को पढ़ा था। एक क्या था, एक हमारे पास था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा हमारे पास क्या था, वो था एजीम्यूटल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने इसको n से रिप्रेजेंट किया था और एजीम्यूटल को हमने l से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आपको इन दोनों पर समझ आ जाए। खैर अगर नहीं भी देखी तो भी कोई बात नहीं, हम आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत समझाते कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें क्या बताया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें शेल के बारे में बताया कि शेल क्या है, कितने शेल है एक एटम के अंदर, और उसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो किससे नंबर एन किसके बराबर है। हमने कहा कि एन बराबर है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जबकि एल क्या था, वो हमें सबशेल के बारे में बता रहा था, वो हमें सबशेल का आइडिया दे रहा था कि सबशेल क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 4 सबशेल है या और भी सबशेल है, लेकिन ये 4 आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। एस पी डी एंड एफ, ये हमारे पास 4 सबशेल थे। एस की वैल्यू हमारे पास थी 0, पी की वैल्यू हमारे पास थी 1, डी की वैल्यू हमारे पास थी 2 और एफ की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो थी 3। तो ये तो हमने जो है वो एजीम्यूटल क्वांटम नंबर में पढ़ा था और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ये पढ़ा था। अब हम आते हैं तीसरे क्वांटम नंबर की, जो हमारा मेन टॉपिक है, और वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है, वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जो तीसरा क्वांटम नंबर है, तीसरा क्वांटम नंबर, उसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हमारा मेन टॉपिक क्या है, वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वो क्या है, वो हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि हमारा आज मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले कि हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय m, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। यानी जिस तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने n से रिप्रेजेंट किया था, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर को हमने l से रिप्रेजेंट किया था, इसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताया है, ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहे हैं। एक ही लफ्ज़ है ऑर्बिटल या ऑर्बिटल्स, ये हमें किसके बारे में बता रहे हैं, इट टेल्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स, यानी ये हमें ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट दे रहा है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बता रहा था, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर हमें सबशेल के बारे में बता रहा था, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। यानी हमने ये जाना अभी तक कि अगर एक हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये एक एटम है, तो इसके ये शेल है। ठीक है, तो इस शेल के अंदर हमारे पास सबशेल है। शेल के अंदर क्या है, सबशेल है। अब तक हमने यही जाना कि शेल के अंदर सबशेल है, इस पीडीएफ ये वगैरह। अब हम जानेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें बताता है कि सब शेल के अंदर यानी ये तो सारा शेल है, इस शेल के अंदर सबशेल है। इस सबशेल के अंदर एक और जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की सबसे ज़्यादा तवक्कुआत की जाती है, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। यानी सबसे पहले हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी वो कहाँ पर है, वो शेल में है। यानी हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, वो शेल में है। फिर हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन तो शेल में है, लेकिन शेल में कहाँ पर है, तो हमने कहा कि शेल के अंदर एक स्पेशल जगह है, सबशेल है, सब पार्ट है, उसे सबशेल का नाम दिया गया कि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर सबशेल में है। अब हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बता रहा है कि एक शेल के अंदर जो सब शेल है, उस सब शेल के अंदर भी एक खास जगह है जिसे ऑर्बिटल कहा जाता है या ऑर्बिटल्स कहा जाता है, और वहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। तो ये हमें किसने कहा, ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने कहा। तो आप इसके कंसेप्ट को समझ गए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये किसके बारे में है, ये ऑर्बिटल्स के बारे में है, और ये हमें क्या बताता है कि जिस तरह शेल के अंदर सब शेल है, इसी तरह सब शेल के अंदर
ऑर्बिटल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये जानते हैं, हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये ऑर्बिटल अब क्या है, ऑर्बिटल्स क्या है। तो ऑर्बिटल क्या है, ये क्या है, ये द रीजन या इसको हम कह सकते हैं कि द 3D रीजन यानी ये 3 डायमेंशनल रीजन है। अब हम इसको बात को भी समझने की कोशिश करते हैं कि 3D क्यों है। द 3D रीजन the 3D region in the subshell where the probability of electron is maximum where probability of electron is maximum where the probability of electron is maximum यानी सबशेल ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल सबशेल के अंदर वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की तवक्को सबसे ज्यादा की जाती है। उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम ऑर्बिटल है। और ये जगह क्या है, ये 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन, आपने फिर उसमें 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का अलग सुना होगा। एक होता है 2D और एक होता है 3D। यानी एक 2 डायमेंशन क्वांटिटी होती है, एक 3 डायमेंशन क्वांटिटी। यानी हम अब इस कागज पर जो कुछ भी कर रहे हैं, हम ये डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, ये सब हम कुछ किस में करें, 2 डायमेंशन में करें। यानी हम इस चीज के 2 डायमेंशन को तो ड्रा कर सकते हैं, लेकिन इसके तीसरे डायमेंशन को ड्रा नहीं कर सकते। यानी अगर हम साफ अल्फाज में कहें, आम अल्फाज में ये कहें, तो जो हमारे पास 2 डायमेंशन होता है वो एक एक्स होता है, एक्स एक्सिस के अलांग होता है, और एक वाई एक्सिस के अलांग होता है। ये 2 डायमेंशन होता है जो कि आमतौर पर हम पेज वगैरह पर ड्रा करते हैं। यानी वो हम जबकि जो तीसरा है वो 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन क्या होता है, जिसके 3 डायमेंशन होते हैं, यानी उसको हम इस कागज पर ड्रा नहीं कर सकते। यानी वो उसको हम आम लाइफ में डेली रूटीन में तो दे सकते हैं। यानी हमारे एक जितनी चीजें हैं वो 3 डायमेंशन में है। तो जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल की जो है उस वो क्या है, वो भी एक 3 डायमेंशन रीजन है। यानी वो भी एक 3D रीजन है। वह हमने की कोशिश करते हैं कि 3 डायमेंशन क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि एक 2 डायमेंशन क्वांटिटी होती है, एक 3 डायमेंशन क्वांटिटी होती है। यानी 2 डायमेंशन वो क्वांटिटी होती है जिसके 2 एक्सिस होते हैं। यानी एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। यानी हम अब इस कागज पर जितने भी ये काम करें, जितने डायग्राम ड्रा करें, ये सब हम कुछ क्या करें, ये सब हम 2 डायमेंशन क्वांटिटी ड्रा कर रहे हैं। यानी इस पेज पर, इस कागज पर हम 3 डायमेंशन क्वांटिटी को ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि हम अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में जो कुछ देख रहे हैं वो 3 डायमेंशन में है। वो क्या है, 3 डायमेंशन में है। यानी उसमें एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, और इसके साथ साथ उसमें जेड एक्सिस भी है। जबकि हम जेड एक्सिस को इस कागज पर ड्रा नहीं कर सकते। तो जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल वो भी एक 3 डायमेंशन रीजन है, वो भी एक 3 डायमेंशन रीजन है। यानी उसमें एक एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, और जेड एक्सिस भी है। बस आपको यहाँ पर यही समझना होगा कि ऑर्बिटल क्या है, वो एक 3 डायमेंशन रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम है ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब हम इसकी तरफ आते हैं, ऑर्बिटल के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्बिटल कितने होंगे एक शेल के अंदर, एक सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने होंगे। तो इसको अब समझने की हम कोशिश करते हैं। एक बात कि एक ऑर्बिटल में वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। एक बात कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अगर ये एक ऑर्बिटल है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। एक आ सकते हैं लेकिन इसके अंदर 2 और 2 से ज्यादा नहीं आ सकते एक ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। ये बात तो समझ गए। अब आप इस बात पर समझ गए कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको ये भी पता है कि पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। पहले शेल के अंदर, जो पहला शेल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्बिटल आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सॉरी। जो पहला शेल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते। तो इस शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? जी जनाब, बिल्कुल। हमने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के बराबर है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए।
जी, तो ये तो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ अपने रूल्स भी है, उस रूल्स के मुताबिक हम इसको करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिखता हूँ। ये हुई हमारे पास n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या, कि हमारे पास जो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसको हम n से रिप्रेजेंट करते थे। दूसरा हमारे पास क्या था, l एजीमुथल क्वांटम नंबर। और तीसरा हमारे पास आया क्या, तीसरा हमारे पास आया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले शेल की चलो हम बात करते हैं। पहले शेल की जो वैल्यू है, n की वैल्यू है वो 1 है। वो क्या है, वो 1 है। और इसमें सबशेल कितने हैं, तो वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 सबशेल है, उसकी वैल्यू 0 है। हमने कहा कि n के लिए हम l की वैल्यू किस तरह मालूम करते थे, तो n के लिए हम l की वैल्यू n-1 से मालूम करते थे। किस चीज़ से मालूम करते थे, n-1 से मालूम करते थे। यानी अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू भी क्या होगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगी, और वो सिर्फ 0 है। 0 का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ s सबशेल है, दूसरा सबशेल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं m की तरफ, क्योंकि हमारा मेन टास्क क्या है, वो m है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। कि इसके लिए हम m की वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे, तो m की जो वैल्यू होगी, जो m की वैल्यू होगी, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो प्लस l से स्टार्ट होकर, प्लस l से स्टार्ट होकर माइनस l तक होगी, प्लस l से स्टार्ट होकर माइनस l तक होगी। इस बात पर समझने की कोशिश करें कि इसका क्या मतलब है, कि प्लस एल या माइनस, चलो माइनस एल से वो शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, प्लस एल तक जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा जाए कि एल की वैल्यू 1 है, इफ एल इज इक्वल टू 1, अगर आपको कहा जाए कि एल की वैल्यू 1 है और आपसे पूछा जाए कि इसके लिए आप एम की वैल्यू फाइंड आउट करें, एम की वैल्यू मालूम करें, तो आप किस तरह मालूम करेंगे, तो आपको मैंने कहा कि ये किसकी बराबर है, ये एम की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये माइनस एल से लेकर प्लस एल तक जाएगी। इसके दरम्यान में जितने नंबर है वो सब हम इसमें लिखेंगे। अच्छा, तो अगर हमें बताया जाए कि आप किस चीज को मालूम करें, आप m की वैल्यू को मालूम करें, आप m की वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो जब आपसे पूछा जाए कि m की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आपको ऑलरेडी l की वैल्यू गिवन होगी। जब आपको l की वैल्यू गिवन होगी, यानी आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर का पता होगा, तो आप क्या करेंगे, m की वो वैल्यू क्या होगी, वो माइनस एल से लेकर प्लस एल तक होगी। कहाँ से होगी, वो माइनस एल से लेकर प्लस एल तक होगी। मिसाल के तौर पर हमने क्या कहा कि जब हमारे पास एल इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 1, यानी हम दूसरे सबशेल की बात कर रहे हैं, हम पी सबशेल की बात करें, और आपसे पूछा जाए कि पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो ये किस तरह होगा, ये हमारे पास इस एल की वैल्यू स्टार्ट होगी माइनस से, यानी -1 से स्टार्ट होगी। -1 के बाद क्या आता है, -1 के बाद आता है 0, और 0 के बाद क्या आता है, +1। तो अगर आप देखें तो ये वही एल की वैल्यू ही है, लेकिन हमने क्या लिखा, इसको माइनस से लेकर प्लस तक ले गए। तो हमारे पास जो m की वैल्यू आ गई, वो हमारे पास ये 3 वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये है, इसका क्या मतलब है कि l सबशेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, s सबशेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, एक -1 होगा, एक 0 होगा, एक +1 होगा। ठीक है, तो जब वैल्यू 0 थी तो m की वैल्यू भी 0 ही होगी। ये तो बस आपको पता है कि m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू इसके लिए भी 0 होगी। इसका मतलब ये है कि इसमें एक ऑर्बिटल है, यानी जब n की वैल्यू 1 थी, इसका क्या मतलब है कि पहले शेल की बात कर रहे हैं, पहले शेल में सिर्फ और सिर्फ एक सबशेल है, सिर्फ और सिर्फ एक सबशेल है, उस सबशेल की वैल्यू क्या है, वो 0 है, और उस एक सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, और इस ऑर्बिटल क्या है, वो 0 के बराबर है। और इस एक ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस एक ऑर्बिटल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी एक ऑर्बिटल है, तो इस सब शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी इसका मतलब ये है कि पहले शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और हमें मालूम भी है कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अच्छा, दूसरे शेल की बात करते हैं।
जब यानी हमारे पास n की वैल्यू 2 हो यानी हम इस दूसरे शेल की बात करें, इस शेल की बात करें, जब हमारे पास n की वैल्यू क्या हो, जब हमारे पास n की वैल्यू 2 हो तो l की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है कि l किसके बराबर होता है, वो n-1 के बराबर होता है। n-1 यानी 2 - 1 तो वो 1 होगा। ठीक है, 1 होगा, यानी जब n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 1 होगा। क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो अब 1 किस तरह स्टार्ट होगा, हमने कहा कि l के लिए m की वैल्यू क्या होगी, वो हमने यहाँ पर मालूम की, ये है। और किस तरह मालूम की कि ये -l से लेकर +l तक जाएगी, यानी 1 की वैल्यू -1 से शुरू होकर 0 और 0 से शुरू होकर +1। तो अगर आप देखें तो दूसरे सबशेल में यानी p सबशेल में 3 ऑर्बिटल आ सकते हैं। कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ऑर्बिटल आ सकते हैं, 3 ऑर्बिटल आ सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 ऑर्बिटल आ सकती है, दूसरे सबशेल में 3 ऑर्बिटल आ सकते हैं और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, और हमें मालूम है कि दूसरे सबशेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद वो भी 6 है। चलो तीसरे की तरफ बढ़ते कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 है, यानी हमारे पास जो शेल है वो कौन सा है, वो तीसरा शेल है। अगर हमारे पास जो शेल है वो तीसरा शेल है, अगर हम तीसरे शेल की बात करें तो तीसरे शेल के लिए जो l की वैल्यू है वो क्या है, तीसरे शेल के लिए जो l की वैल्यू है वो n-1 हो जाएगी, यानी 3 - 1, तो इसके लिए 2 है। ठीक है, अब हम इसके लिए m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि इसके लिए m की वैल्यू क्या है। तो m की वैल्यू क्या होगी, जी बिल्कुल ये l की वैल्यू है, तो ये -l से शुरू होकर यानी -l यानी -2 से शुरू हो। यहाँ पर l की वैल्यू 2 है तो ये -2 से शुरू होकर यानी -l, तो -2 के बाद क्या आता है, -2 के बाद आता है -1, -1 के बाद आता है 0, 0 के बाद आता है 1 और +l तक यानी 2 तक आ जाएगी। यानी अगर आप देखें तो ये क्या है, ये -l है और ये +l है, तो -l से लेकर +l तक ये किसकी वैल्यू हो गई, m की वैल्यू। तो अगर आप देखें तो जो हमारे पास तीसरा जो सबशेल है यानी जो d सबशेल है उसमें कितने ऑर्बिटल है, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 ऑर्बिटल आ सकते हैं। तीसरे सबशेल में 5 ऑर्बिटल आ सकते हैं, 5 ऑर्बिटल। अगर 5 ऑर्बिटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जी बिल्कुल एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। टोटली कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। तो ये तो इन शेलों का कुछ तस्करा हुआ, यहाँ तक तो थोड़े बहुत आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब थोड़ा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये असल में हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं। ठीक है, इससे आपको उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि असल में क्वांटम नंबर का क्या मकसद है और क्या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला शेल है। ठीक है, ये पहला शेल है, ये हमारे पास पहला शेल है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है k, और इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसकी n की वैल्यू क्या है, k की n की वैल्यू है 1। ये हमारे पास दूसरा शेल है, दूसरा शेल है l, और इसके लिए वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू इसके लिए 2 है। और ये हमारे पास तीसरा शेल है। इन 3 शेलों में हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑर्बिटल कितने हैं, शेल कितने हैं और सब शेल कितने हैं। ठीक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये तीसरा है, ये तीसरा ऑर्बिट है या एनर्जी लेवल है या शेल है जिसके लिए n की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं कि जब k की वैल्यू 1 है, जब k की वैल्यू 1 है, यहाँ पर थोड़ा आप देखिए, जब हमारे पास k की वैल्यू 1 थी यानी n की वैल्यू 1 थी, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा, सिर्फ और सिर्फ एक सब शेल आ सकता था, यानी इसके लिए l की वैल्यू, यानी इसके शेल के लिए जो l की वैल्यू है वो 0 है, l इज इक्वल टू 0। l इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सब शेल है,
यानी इसके शेल में सिर्फ और सिर्फ एक सब शेल है, और उस सब शेल का नाम क्या है? उसका नाम है एस। हमने उसको एस का नाम दिया है। ठीक है, फिर आप इधर आए, इधर, तो हमने इसके लिए एम की वैल्यू क्या निकाली? यानी जो एल है, एल, उसके लिए हमने एम की वैल्यू 0 निकाली। क्या मतलब कि ये पहला शेल है, इसके अंदर ये सब शेल है, इस सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है। इसके अंदर कितने ऑर्बिटल है? इसके अंदर एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक ऑर्बिटल है, और इस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और हमने ये भी कहा कि एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। यहाँ तक समझ गए? चलो दूसरे शेल की तरफ बढ़ते। ये है हमारे पास दूसरा शेल, यानी n की वैल्यू 2 है। n की वैल्यू क्या है? 2 है। यहाँ पर आप दोबारा आए कि जब हमारे पास n की वैल्यू 2 थी, तो इसके लिए l की वैल्यू क्या है? वो 1 है। इसके लिए l की वैल्यू 1 है। इसके लिए l की वैल्यू क्या है? l की वैल्यू इसके लिए 1 है। इसके जब इसकी l की वैल्यू 1 है, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें 2 सब शेल है। कितने सब शेल है? इसमें 2 सब शेल है। एक तो इसमें 0 है, एक इसमें क्या है? 0 है, और दूसरे इसमें क्या है? दूसरे इसमें 1 है। यानी 0 जो है वो एस सब शेल है, और 1 जो है वो पी है। यानी इसमें ये एस सब शेल है, इसको हम एस का नाम है, तो इसको हम पी का। ये इसमें कितने हैं? इसमें 2 सब शेल है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कितने ऑर्बिटल है? हमने ऑलरेडी मालूम किया है कि एस में, यानी इसमें, यानी जो हमारे पास n की वैल्यू 1 थी, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल आ सकता है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें एक ऑर्बिटल है। इसमें कितने ऑर्बिटल है? इसमें 1 ऑर्बिटल है। ठीक है, और 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। जबकि ये हमारे पास दूसरा सबशेल है, दूसरा सबशेल है पी सबशेल। और दूसरे सबशेल के लिए, दूसरे सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? बिल्कुल जी, इसमें 3 ऑर्बिटल है। इसमें कितने ऑर्बिटल है? इसमें 3 ऑर्बिटल है। इसमें 3 ऑर्बिटल है। तो जब 3 ऑर्बिटल है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर आप देखें, तो 2 इलेक्ट्रॉन एस में, 6 इलेक्ट्रॉन पी में, तो टोटल इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? जी बिल्कुल, टोटल दूसरे शेल में हमारे पास हुए 8 इलेक्ट्रॉन। और आपको मालूम है कि दूसरे शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दूसरे शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो यहाँ तक तो समझ गए। चलो तीसरे शेल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे शेल, ये हमारे पास क्या है? एम है, और इसके लिए n की वैल्यू क्या है? इसके लिए n की वैल्यू 3 है। n की वैल्यू 3 है। जब n की वैल्यू 3 है, तो इसके लिए l की वैल्यू क्या है? l की वैल्यू 2 है। l की वैल्यू 2 है। क्या मतलब कि इसमें 3 ऑर्बिटल है, सॉरी, इसमें 3 सब शेल है। यानी ये m शेल में 3 सब शेल है। एक s शेल है, एक p है, और एक d है। एक s है, एक p है, और एक d है। s के लिए तो हमें पता है कि इसके लिए इसमें कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल आ सकता है। एक ऑर्बिटल आ सकता है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, दूसरे के लिए भी हमने मालूम की कि जो हमारे पास दूसरा सबशेल है, यानी पी सबशेल है, उसमें कितने ऑर्बिटल है? उसमें 3 ऑर्बिटल है। उसमें 3 ऑर्बिटल है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर मालूम किया कि उसमें 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। और 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 3 ऑर्बिटल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जी जनाब, बिल्कुल समझ गए। अच्छा, और हमारे पास जो तीसरा सबशेल है, जो हमारे पास डी सबशेल है, डी सबशेल, उसमें अब कितने आएंगे? तीसरे सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अच्छा, तो हमने क्या कहा कि जो तीसरा सबशेल है हमारे पास, तीसरा सबशेल, उसमें कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं? उसमें 5 ऑर्बिटल आ सकते हैं। हमने यहाँ पर मालूम किया है कि डी सबशेल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल हुए? इसमें 5 ऑर्बिटल हुए, 5 ऑर्बिटल। और जब 5 ऑर्बिटल हुए, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सो 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं?
सो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन, 10 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो अब हम इसको काउंट करते हैं, तो 10 + 6 16, 16 + 2 18। तो हमारे पास जो तीसरा शेल है सॉरी, हमारे पास जो तीसरा शेल है, इन द थर्ड शेल देयर शुड बी द मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और हमें मालूम भी है कि तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो ये तो सब कुछ डायग्राम से हमने इसको जानने की कोशिश की। अब अगर आपको पेपर में आ जाए या किसी क्वेश्चन में आए तो आप फार्मूले से बआसानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल मालूम कर सकते हैं। तो एक शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसके बराबर होंगे, एक शेल में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है वो आसानी से मालूम कर सकते हैं बाय द फार्मूला n स्क्वायर। यानी अगर n की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी पहले शेल की हम बात करें तो उसमें कितने ऑर्बिटल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। आप n की जगह वैल्यू पुट करें। यानी अगर दूसरे शेल की हम बात करें तो दूसरे शेल में हमारे पास, अब हम अगर दूसरे शेल की बात करें, दूसरे शेल की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 2, n = 2, तो इसका स्क्वायर ले ले तो 2 2 = 4, यानी दूसरे शेल में 4 ऑर्बिटल आ सकते हैं, जो हमने यहाँ पर मालूम किया। तो आप फार्मूले से बआसानी इसको मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सब शेल में मालूम करना चाहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, तो इसके लिए फार्मूला है 2l+1, 2l+1, यानी आप l की वैल्यू पुट करें यहाँ पर और आप आसानी से मालूम कर लेंगे कि एक शेल के अंदर, एक सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आप तो इसको आसानी से मालूम कर लेंगे। तो ये तो सब कुछ क्या हुआ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में हुआ। उम्मीद है आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है। अच्छा, तो अब हम आते हैं चौथे क्वांटम नंबर की तरफ, जिसे कहा जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम किस चीज़ से, एस से या एस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीम्यूथल, फिर मैग्नेटिक, और आज हम पढ़ रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमने क्या जाना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है शेल के अंदर। शेल के अंदर कहाँ मौजूद है, शेल के अंदर सब शेल में मौजूद है। सब शेल के अंदर कहाँ मौजूद है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल में मौजूद है। यानी शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल। कहाँ पर मौजूद है, शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल। अब जो हमारे पास चौथा क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या कहते, स्पिन क्वांटम नंबर हमें इन इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग है उसके बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे, ये मुसलसल रिवॉल्व हो रहे, ये मुसलसल रोटेट हो रहे, मुसलसल स्पिनिंग कर रहा है। तो जो हमारे पास स्पिनिंग क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है, वो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं, कहाँ पर, इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं। तो ये किस तरह इसमें रिवॉल्व हो रहे, तो ये हमें कौन बताता है, ये हमें स्पिन क्वांटम नंबर बताते हैं। तो आइए इसकी तरफ आते हैं कि ये स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या इंडिकेट करता है, हमें क्या बताने की कोशिश करता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, ये अपने आप में भी, अपने ही एक्सिस में भी घूम रहे हैं। क्या मतलब जी, एक तो इलेक्ट्रॉन इस तरह घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते इस तरह इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे, एक तो ये। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप में भी घूम रहे हैं, इस तरह इलेक्ट्रॉन इस तरह भी घूम रहे हैं। यानी एक तो इलेक्ट्रॉन इस तरह घूम रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन वो अपने आपके भी अपने एक्सिस में भी घूम रहा है। तो ये हमें कौन बताता है, ये हमें स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। यानी जिस तरह मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है और ये, चलो इसमें हम बनाते हैं कि इस शेल में ये घूम रहा है, तो ये तो एक इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है। यहाँ पर तो ये घूम रहा है ना, इसके अंदर इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप के भी, अपने एक्सिस में भी इस तरह घूम रहा है, वो इस तरह हो रहा है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है पहले इस तरह है, अब यहाँ पर आकर वो इस तरह हुआ, फिर इस तरह हुआ,
यानी उससे मुसलसल मुसलसल वो रोटेट हो रहा है और वो घूम रहा है। तो ये हमें कौन बता रहा है? ये असल में हमें स्पिन क्वांटम नंबर बता रहा है। और वो क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में घूम रहा है ये दो तरह का हो सकता है, या तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, या तो ये क्लॉकवाइज मूविंग करता है, या तो ये क्लॉकवाइज स्पिनिंग करता है, और या तो ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग करता है। ये हमें कौन बताता है? ये हमें स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। और हमें क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो अपने एक्सिस में भी घूम रहे हैं, और ये जो इसकी स्पिनिंग है ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है और ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी। ज़रूरी नहीं कि ये हम खामखा क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 है। वो क्या है? वो 50-50 है, यानी ये क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, इन द केस ऑफ द क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू होगी +1/2 और ये किस डायरेक्शन में होंगे? जाहिर सी बात है ये क्लॉकवाइज है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे क्लॉकवाइज। आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। अगर नहीं भी पढ़ा तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टॉपिक में इसको डिस्कस करें कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। लेकिन यहाँ पर इतना ही समझना ज़रूरी है कि क्लॉकवाइज है तो ये अपवर्ड होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी वैल्यू होगी -1/2 और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि क्लॉकवाइज हमेशा 1/2 हो और एंटी क्लॉकवाइज ये हो। क्लॉकवाइज -1/2 भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज +2/2। बस इतना ज़रूरी है कि अगर क्लॉकवाइज 1/2 है तो दूसरा नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो ये क्लॉकवाइज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, बस इतना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने तो क्या कहा कि एक या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहा था? अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि एक ऑर्बिटल के अंदर सबसे ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब इसकी जो स्पिनिंग है वो किस तरह होगी? तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और वो सेम स्पिन कर रहे हैं, यानी एक ही तरफ एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसकी स्पिन सेम है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? ऐसे को हम कहेंगे द पैरेलल स्पिन। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे पैरेलल स्पिन। जी जनाब, क्या समझे? इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पैरेलल स्पिन। अच्छा, फिर क्या है? इसी तरह अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और वो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी वो अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, एंटी पैरेलल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे जनाब एंटी पैरेलल स्पिन। बिल्कुल जी, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एंटी पैरेलल स्पिन। एंटी पैरेलल स्पिन, एंटी पैरेलल स्पिन, यानी हमें इसका स्पिन का भी पता चला। ये किसने हमें बताया? ये हमें स्पिन क्वांटम नंबर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? वो रिवॉल्व हो रहे हैं और वो मुसलसल क्या कर रहे हैं? बिल्कुल जी, उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोटेशन कर रहे हो, अपने एक्सिस में भी रोटेट कर रहे। तो ये तो हमें किसने बताया? ये हमें स्पिन क्वांटम नंबर ने बताया। तो एक्चुअली क्वांटम नंबर की मदद से हमने क्या जाना? क्वांटम नंबर की मदद से हमने ये मालूम किया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है। हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन शेल में मौजूद है, फिर हमने ये कहा कि शेल के अंदर कहाँ मौजूद है, तो हमने ये जाना कि शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है और ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में मौजूद है। फिर हमने ये कहा कि ये इलेक्ट्रॉन किस तरह रोटेट कर रहे, किस तरह ये स्पिन कर रहे, तो वो भी हमने मालूम किया, हमने उसको भी समझा। तो उम्मीद है आप इस क्वांटम नंबर पर समझ चुके होंगे कि इसका मतलब क्या है और आप इसके बारे में मुकम्मल समझ चुके होंगे कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, एजीम्यूथल क्या है और जो पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो क्या है। उम्मीद करते हैं
आपको आज का लेक्चर अच्छा होगा, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। मुझे यानी तारिक अख्तर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।